नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों को समास के सेकेंड पार्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इस जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था समास समास की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और समास के भेद के बारे में जानकारी हासिल किए थे। और उसमें जो है समास के जो पहला भेद था जो अव्ययभाव समास, और उसका सेकेंड भेद जो होता है तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास की परिभाषा और तत्पुरुष समास की भेद की बारे में भी हम पूरी जानकारी हासिल कर चुके थे। आज इस वीडियो में है समास के जो अन्य भेद जो रह गए हैं उसको हम कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में जो है हम आपको हर एक चीज़ से अवगत कराएंगे। इस वीडियो एंड होते होते आप अच्छी तरह से समास को जान लेंगे और बहुत ही सरल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि इस समास विग्रह में कौन सा समास दिया हुआ है या कौन सा समास है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा कि अब हम पढ़ेंगे समास के अन्य भेदों को पढ़ेंगे। तो इसका थर्ड समास की जो थर्ड भेद है और उसका नाम है जो है आपका क्या नाम है, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की जो परिभाषा बनती है कि कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ये दिमाग में रखिएगा। और इसमें जो है पूर्व और उत्तर पद में क्या क्या मिलता है देखने को, इन दोनों मिलता है विशेषण और विशेष्य, या फिर उसको बोला जाए दूसरा जो है उपमान या उपमेय का संबंध स्थापित होता है किसमें, पूर्व पद और उत्तर पद में। और जबकि मेन क्या होता है, इसका उत्तर पद ही प्रधान माना जाता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब उसको हम उदाहरण के रूप में इसे हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक लिखा है समास विग्रह करके दिया है कि महान है जो देव। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर पद क्या है, इस सही से जो है एक सेंटेंस जो है महान है जो देव, इसमें मेन क्या है, तो मेन इसमें होता है आपका देव होता है मेन। तो यही तो आपका उत्तर पद हो गया देव। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, उत्तर पद प्रधान हो और इसमें एक विशेषण और विशेष्य हो, तब इसमें क्या होगा, महान है जो देव में विशेषण क्या है, तो महान विशेषण है और देव क्या है, विशेष्य है, इसलिए इसका समस्त पद बनता है महादेव। अब आगे समझ में। सेकेंड उदाहरण देखते हैं, आधा है जो मरा, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका समस्त पद क्या होता है, अधमरा। थर्ड में आ जाता है परम है जो आनंद, इसका क्या होता, परमानंद हो जाएगा। लाल है जो मणि, इसका क्या हो जाएगा समस्त पद, लाल मणि। अब इसमें देखिए लाल है जो मणि में, अब इसमें क्या है, इसका मणि इसका क्या हो गया, उत्तर पद मेन हो गया। लाल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, और मणि इसमें क्या हो, उत्तर पद भी है और साथ में क्या है, इसके विशेष से है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, मणि की विशेषता बताता है। आगे बढ़ते हैं। दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या देखने को मिलता है, इसमें यही दिग्गु समास में क्या होता है, ये पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। याद रखिएगा आपको, इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। और इसमें कैसे इसको फाइंड आउट करें, तो इसमें कहीं आपको देखने में जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें समूह रहेगा या तो समाहार शब्द रहेगा, इससे आप उसको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, विग्रह कैसे है, समास का विग्रह करते हैं तो चार राहों का समूह हो जाता है, तो इसका समस्त पद क्या है, चौराहा। अब इसमें पहले देख लीजिए चौ लिखा मतलब चार हो गया, तो चार ऑलरेडी इसको विग्रह करने पर पता चल रहा है, चार राहों का समूह। इसमें समूह हमने क्या है फाइंड आउट करने के लिए, आप चाहे उसमें समूह मिल जाए या समाहार मिल जाए, और थर्ड आपको या तो या समस्त पद में आपको चौ मिल जाए यानी कि संख्यावाचक मिल जाए कोई अक्षर, तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन राहों का समूह है यानी कि तिराहा हो गया, तीन कोणों का समूह है त्रिकोण हो गया, सात ऋषियों का समूह है सप्तऋषि हो गया, नौ रात्रियों का समूह हो गया नवरात्र हो गया, शत जिसका मतलब 100 होता है, शब्दों का समाहार यानी कि शताब्दी हो गया। तो ये इस प्रकार से हम बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसका पूर्व पद स्टार्टिंग का रहे वो संख्या रहता है, संख्यावाचक रहता है विशेषण, और उसके में जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह के बीच में अगर हम मिल जाए, समूह मिल जाए या समाहार मिल जाए तो उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व का मतलब होता है, देखिए द्वंद्व का फाइटिंग होता है ना। अब इसमें क्या है, एक दो ये दोनों, अब बोलते नहीं भैया हम दोनों प्रधान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है। तो इसका दोनों पद प्रधान हो जाता है। और इसको विग्रह करने में जब इसको अलग अलग कर देते हैं, चाहे उसको में हमको और देखने को मिलता है, चाहे अथवा मिल जाए, चाहे या मिल जाए, चाहे एवं मिल जाए, दैट मीनिंग टोटल इंग्लिश का एंड एंड आदि का प्रयोग किया जाता है। और द्वंद्व जो है, द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक लगा होता है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें क्या होता है, विलोम, ज़्यादा विलोम देखने को मिल जाता है, दोनों पदों में विलोम मिल जाता है। जैसे सुख दुख हो गया, रात दिन हो गया, नदी नाले हो गए। देखिए नीचे बहुत सारे जो हमने नीचे उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए हैं, नदी और नाले, तो नदी नाले हो गया, ऊंच या नीच, ऊंच नीच हो गया, पाप और पुण्य, पाप पुण्य हो गया, देश और विदेश, देश विदेश आगे और पीछे, आगे पीछे हो गया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपका समस्त पद में योजक चिन्ह देखने को मिल जा रहा है, अपोजिट देखने को मिल जा रहा है। और जब इसका विग्रह करते हैं तो और आ जाता है, चाहे और आ जाए इसमें। तो और हमने एक एग्जाम्पल दिया है, इस बीच में किसी किसी में अथवा देखने को मिल जाता है, किसी किसी में एवं मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको द्वंद्व समास को अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो जाएंगे। इसमें लास्ट चलते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बोलते हैं भैया इसमें दो पद होते हैं, ना ये ना तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ना इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ये तीसरे को प्रधान बना देता है। कहने का मतलब है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों मिलकर के इस तीसरे को जो है प्रधान बना देते हैं, तीसरे के बारे में एक्सप्लेन कर देते, संकेत कर देते। कैसे करते हैं देखो, जैसे समस्त पद क्या है इसका, पीताम्बर है, तो पीत है अंबर जिसका, यानी कृष्ण के बारे में बोल दिया। अब यहाँ क्या बोलता है, घनश्याम, तो घन के समान है जो, कौन है, यानी कि घन मतलब बादल, बादल के समान कौन है, श्याम, घन के समान श्याम कौन है, श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है। गिरिधर यानी जो पर्वत को कौन धारण करने वाला है, कृष्ण आ गया। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके सिर है 10, रावण हो गया। त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन जिसके, ठीक है, किसके, चक्षु लोचन, नयन नेत्र, पर्यायवाची शब्द दे दिया लोचन, आप कन्फ्यूज मत होइए। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, शिव के बारे में बात हो रहा है। तो बहुत ही आसान, ये ना तो अपने को न इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बस तीसरे के बारे में संकेत कर देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बहुब्रीहि समास में बहुत अच्छी तरह से आप पकड़िए कि ये जो है इसमें सारा देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा बात किया गया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये है कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर को थोड़ा समझ लेते हैं। और इसके जब और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसको थोड़ा अंतर को समझते हैं, कोशिश करते हैं। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इसके विग्रह पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसको ध्यान से देना पड़े। क्या ध्यान पड़ता है, जो कर्मधारय समास में जो है एक पद विशेषण होता है या तो उपमान होता है, मतलब चाहे विशेषण रहे चाहे उपमान रहे, और दूसरा पद जो विशेष रहे या उपमेय रहे, ठीक है। आपको विशेष का मतलब संज्ञा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, छोटे कक्षाओं में विशेष को संज्ञा बोला जाता है। तो यहाँ भी इस तरह से समझ लीजिए, जैसे नील गगन में नील क्या है, विशेषण है, और तथा गगन जो है विशेष से है। इसी तरह से जो है चरण कमल में चरण जो है उपमेय है और इसका जो है कमल जो है उपमान है। अतः ये दोनों जो है उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा की विशेषण का कार्य करता है। कैसे करता है, देखिए चक्रधर है तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, चक्र को, सुदर्शन चक्र को कौन धारण करता है, लॉर्ड कृष्ण करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें और एक तरह नीचे देखते हैं कि नीलकंठ, कभी कभी हमें कई बार ये देखने को मिल जाता है बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में बहुत डाउट चलता है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल इस यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल को आप देख रहे हैं और इस मैं टॉपिक को जो उठाया हूँ आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगा इस चीज़ को। जैसे इसमें देखें नीलकंठ दे गया है, अब इसमें इसका अगर हम कैसे फाइंड आउट करें तो ये डिपेंड करता है समास विग्रह के ऊपर में। समास विग्रह जब दिया रहेगा, ठीक है, तभी हम उसको अंडरस्टूड जाएंगे, तभी हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसमें, चाहे वो कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है या बहुविकल्पी। एमसी क्वेश्चन दे दिया और नीलकंठ वहाँ पर दिया है, तो नीलकंठ जब दिया रहेगा तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, तो ये कर्मधारय समास चाहे बहुब्रीहि समास दोनों में से एक ही दिया रहेगा ऑप्शन में, और ये कभी भी दोनों नहीं दिया रहेगा, चाहे इसका हो, चाहे लंबोदर का हो, चाहे महात्मा का हो, चाहे कमल नयन हो,
चाहे पीतम्बर हो। ऑप्शन में याद रखिएगा ये दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, तो जो ऑप्शन दिया रहे दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इसमें जब आप इसका समस्त पद से समस्त पद से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जब भी आप करना रहेगा जब भी इसका समास विग्रह करिएगा तभी इसको बारे में हम आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ आपको बता रहे थे, जैसे मान लीजिए कि नीलकंठ है, तो नीला है कंठ, नीला है जो कंठ है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड में देखिए नीलकंठ में क्या है कि बहुव्रीहि समास में कि नीला है कंठ जिसका। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि अर्थात बहुव्रीहि, अर्थात लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिव, तो यहाँ बहुव्रीहि समास आया था। कैसे फाइंड आउट करें कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपको क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब डाउन में आपको क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लें। देखिए लंबोदर है तो मोटे पेट वाला। ठीक है, तो कर्मधारय समास हो गया। और फिर एक लंबोदर रहता, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पर देखिए महात्मा है तो महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास में चला जाएगा। और महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात जो है विशेष व्यक्ति, वो बहुव्रीहि समास में आ जाता है। तो यहाँ पर आप अभी हम आपको फाइंड आउट करवा देते हैं कैसे पकड़ें। तो कैसे पकड़े में जहाँ भी आप लोग को जो दिखाई दे दे वो कर्मधारय में चला जाएगा, और जहाँ जिसका, जिसकी, जिसके दिखाई दे दे वाला दिखाई दे वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। याद रखिए, इसके विस्तृत हम इसका जो मास्टर की बताएंगे लास्ट में, वो मास्टर की को पकड़ने के बाद, मास्टर की देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा। हम आपको आगे बताते हैं, आगे क्या है कि देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, बहुव्रीहि कर्मधारय समास में जाएगा। सेकंड में कहा कमल नयन में कमल के समान नयन है जिसके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में जाएगा। इसी प्रकार देखिए पीताम्बर में, पीताम्बर में क्या है, पीले हैं जो अंबर, अर्थात वस्त्र, तो कर्मधारय समास में जाएगा। पीताम्बर में क्या, पीले अंबर हैं जिसके, अर्थात कृष्ण के बारे में, तो यहाँ बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या देखने को मिलता है। अब हम अंतर के बारे में आपको दोनों के अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेकेंड में क्या अंतर देखेंगे, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर समझते हैं। तो द्विगु समास में संख्यावाचक रहता है पहला पद, और दूसरा पद जो है इसका जो विशेष रहता है। बट बहुव्रीहि समास में जो है समस्त पद ही विशेषण का काम करता है, और जो है ये तीसरे के बारे में बता रहा है। कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से समास में आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्मुख आ जाता है, त्रिनेत्र आ जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जो समस्त पद के कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं दो, जो आपको कन्फ्यूजन में डालते हैं, जिसको कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं, नीचे देखिए। चतुर्भुज में क्या आता है, चार भुजाओं का समूह। अब जहाँ समूह आ गया, जहाँ समहार आ गया, ऊपर स्टार्टिंग में आपका जो है कोई संख्या आ गया, फटाक दे पकड़ लिए, द्विगु समास है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, विग्रह कर दीजिए, करेक्ट। चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात जो विष्णु, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। त्रिनेत्र आ गया, तो ये जितना हमने पहले बताया कि अगर एमसी क्वेश्चन में अगर त्रिनेत्र आता है और ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में क्या है, द्विगु समास दिया है और बहुव्रीहि समास, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों तो कभी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तीन समासों का समूह हो जाता है द्विगु समास, और तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब लास्ट में चलते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर आता है ये देख लेते हैं जरा इसको। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर्मधारय समास और द्विगु समास के पदों में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास में दोनों पदों में जो है विशेषण और विशेष का रिलेशन पाया जाता है, परंतु जो है द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, वो विशेष्य होता है। ओके, विशेष मतलब नाउन। लेकिन जो है कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखें, जैसे मान लीजिए कि कर्मधारय समास में एक वर्ड आ जाता है, एक विग्रह आ जाता था कि नीला है जो गगन,
नीला है जो गगन, तो इससे क्या होता है नील गगन हो जाता है। और दिग्गु में क्या होता है 700 दोहों का समूह अगर आ जाता है तो वो सही में चला जाएगा। अब देखते हैं एक चीज़ और, इसको कैसे और देखते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। अब कैसे वर्गीकरण कर रहे हैं देखिए, जैसे ये आपका सबका निचोड़ चल रहा है, अब हम निचोड़ की तरफ चल रहे हैं कि जो हमने जितना कुछ पढ़ा है अभी तक वो सभी का निचोड़ अब आगे पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसके पदों की प्रधानता के आधार पर हम उसको फाइन आउट वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण कैसे हो रहा देखिए कि जिसमें पहला देख लेने, पहला आप इसमें देख लीजिए, पहला क्या कह रहा है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या आ जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब इसमें जो उत्तर पद के साथ उत्तर पद प्रधान किसका होता है तो तत्पुरुष समास होता है, और कर्मधारय समास का होता है, और दिग्गु समास का। ये तीनों समासों का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। अब भैया ये जो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब फाइटिंग, मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो हम दोनों प्रधान हैं, उसका दोनों पद जो है प्रधान होता है। मैं आपको समझाने के लिए कह दिया। अब जैसे देखिए लास्ट चौथा क्या है, दोनों पद जो है, अब बहुव्रीहि में क्या आता है, ये दोनों पद प्रधान नहीं होते, ये थर्ड किसी को प्रधान घोषित कर देते, तो वो आ जाता है बहुव्रीहि समास की कैटेगरी में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, अपने रिलेशन को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं समास का माइंड मैप। ये मैंने कहा ना कि वो जो हमने ऊपर पढ़ाया, अब हम धीरे धीरे इसको जो है निचोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मास्टर माइंड की तरफ चल रहा है इसका समास का माइंड मैप, ठीक है। तो इस माइंड मैप को जो है, इसमें इसकी जो सेंटर में इसकी डिफिनीशन को मैंने बताया है, जो ब्लू कलर का जो है हमने इसके पार्ट्स, समास के जो पार्ट्स बताए हैं, और इसका जो है आपका साइड जो है हल्का ग्रीन है, ये इसकी परिभाषा बताया गया, जैसे भी बता दिया है, एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, समास के भेदों को कैसे पहचाने, ये देखिए ये है मास्टर की। इसीलिए मैं आपको कह रहा था लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिए, मैं आप प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, इसी में टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। देखिए इसमें क्या है, समास के भेदों को कैसे फाइंड आउट करें, ओके। ये मास्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास को कैसे हम फाइंड आउट करें। तो इसका सबसे सीधी आप ये देखिए कि जिसमें उपसर्ग के रूप में, जिन शब्दों में उपसर्ग के रूप में अगर वह इनमें से कोई एक रहे, चाहे वो आ रहे, भर रहे, नी रहे, अन रहे, यथा रहे, प्रति रहे, बे रहे, बा रहे या ब रहे, ये जितने भी अव्यय उपसर्ग के रूप में मिल जाए वो समझिए कि अव्ययीभाव समास की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब आगे देखें तत्पुरुष समास को कैसे फाइंड आउट करें। समास विग्रह करने के समय में आपको क्या देखना है, समास विग्रह करने के टाइम में आपको देखना है कारक की विभक्ति उसमें है कि नहीं है। जो टोटल जो हमने अभी इस वीडियो में कारक के टोटल एक्चुअली में 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कौन कौन कारक को इंक्लूड नहीं करना है, कर्ता कारक जो है और संबोधन कारक को छोड़ करके जो बाकी जो 6 हैं उनकी विभक्तियाँ विग्रह करने के बाद उसके है कि नहीं है वो आपको चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है कि नहीं है। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, तो कर्मधारय समास में आपको ये देखना पड़ता है जब उसका हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करेंगे समास पद का, तो उसमें इन तीनों में से कोई एक शब्द रहे तो फाइंड आउट कर लीजिए कौन कौन से, चाहे वो जो रहे या समान रहे या फिर रूपी, ये तीनों में से कोई एक शब्द मिल जाए तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या है आप देखिए दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इसका आपको संख्या मिल जाए देखने को, चाहे उसमें उन समास विग्रह करने के समय में समूह मिल जाए शब्द, या समाहार जैसा शब्द कोई तीनों में से कोई एक मिल जाए या तीनों मिल जाए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपका दिग्गु समास है। अब इसी प्रकार से एक और देखते हैं नीचे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में वाक्य का जब हम विग्रह करेंगे
समस्त पद के जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें चाहे या तो और रहेगा या तथा अथवा या रहेगा, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। असमस्त पद में अगर रहे तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसमें देख लीजिए कि उसमें विलोम शब्द मिल जाएगा या तो इन दोनों के बीच में योजक शब्द से पहचान सकते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या है देखने को, तो बहुव्रीहि समास में समास का जो है समास विग्रह करने के समय जब वाक्य में अगर जिसका, जिसकी, जिसके और चाहे एक वाला, चाहे जिसका रहे, जिसकी रहे, जिसके रहे या तो कोई वाला जैसे शब्द से हम इसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये आपका बहुव्रीहि समास है। ओके, तो ये हमने आपको इसको बता दिया है। अब हम चलते थोड़ा सा समास का, हम जो हमने ये आपको बताया है, ये जो मास्टर की हमने आपको अभी समझाया है, इसी के बेस पर हम आपसे कुछ यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य करवाएंगे। ठीक है, और ये बहुत स्लो में चलेगा वीडियो, अभी मैं इसको थोड़ा सा बोलना थोड़ा कम कर दूँगा और ये आपको ही इसको बताना है कि आपका जो है इसमें से जो है मैं नीचे इसका मैं स्लोली नीचे जाऊंगा। ये टोटल 20 है, टोटल जो है 20 है इसका अभ्यास कार्य में। तो टोटल जो 20 है तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि इसको एक एक करके पढ़ना है। अभ्यास कार्य में विग्रह पढ़िए, उसको समस्त पद पढ़िए और आपको लिखना है सिर्फ उस समास का नाम लिखना है। जैसे विग्रह में लगाम के बिना, तो क्या है उसको क्या बोले समस्त पद, वो बेलगाम हो जाएगा, वे लगाम हो जाएगा। तो वे लगाम में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने अभी आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं, आपका समास का नाम आपको ही बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने नीचे में इसकी पूरा आंसर शीट दिया हुआ है, आंसर बता दिया हूँ। जब आप सीरियल वाइज, इसे मैं धीरे धीरे स्लो कर रहा हूँ और सीरियल वाइज आप इसे पढ़िए। नीला है जो कमल, नील कमल में कौन क्या होगा, नीला है जो गगन, नील गगन में क्या कौन सा समास है, 3 शूलों का समूह त्रिशूल में कौन समास है, 3 कोणों का समूह त्रिकोण में कौन समास है, वन में वास वनवास होता है जिसको कौन सा समास है, घोड़ों पर सवार घुड़सवार में कौन सा समास उसको लिखिए, विष को धारण करने वाला विषधर में कौन सा समास है। इसी प्रकार चाय या कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी होता है उसमें कौन सा समास है, समास का नाम लिखिए। दान में वीर दानवीर, गिरी को धारण करने वाला गिरिधर, ये एक है दांत जिसका एक दंत। उसी प्रकार से आपको महान है जो काव्य, महाकाव्य में कौन सा समास है। शुभ है जो आगमन, शुभागमन, शुभागमन में कौन सा समास है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त में कौन सा समास है। पति और पत्नी, यह जो है पति पत्नी दिया है इसमें कौन सा समास है। मरण पर्यात में आमरण में कौन सा समास है। पीत है जो अंबर में पीताम्बर जिसको कहते हैं समस्त पद में, उसमें कौन सा समास है। 4 मासों का समूह, चौमासा में कौन सा समास है। माखन को चुराने वाला, माखन चोर में कौन सा समास है। यानी कि हम आपको यहाँ अभ्यास करने के लिए टोटल 20 दिए हैं। ठीक है, आपको एक एक करके लिखना है। मैं फिर से इसको स्लोली नीचे का ऊपर से नीचे ले करूँगा। देखिए 1 से हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे मैं स्लोली आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए अपने नोट में। जब इसका अभ्यास करिए तो आप अपने नोट लेकर के बैठिए, उस नोट में इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद मैं इसका नीचे आपको आंसर की दिया हूँ, उस नीचे आंसर की से आप इसे मिलान कर लीजिए कि मेरा कितना सही हुआ है। और अपना हमारे जो है कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना उसकी रिप्लाई बहुत दे सकते हैं ईमानदारी के साथ। देखिए मैंने इसका आंसर की भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप इस आंसर की से भी उसे मिलान कर सकते हैं। बट आप करने के बाद, और धन्यवाद देता हूँ आप लोग को इस यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल में इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ फिर एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.